हेलो एवरीवन, स्टैटिक जीके की इस प्रैक्टिस सीरीज में आपका स्वागत है। चलिए आज सेट नंबर 10 पे चलते हैं। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा या अमरावती। तो कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा नदी है, मालप्रभा नदी है, घाटप्रभा। अमरावती जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, तो चलिए। अच्छा, अमरावती किसकी सहायक नदी है? कावेरी नदी की सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है नेपा नगर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पेपर मिल से, वस्त्र मिल से, सीमेंट से या चीनी उत्पादन से। तो जो नेपा नगर है वो पेपर मिल से संबंधित है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अखबारी कागज बनाने वाले कारखानों में से एक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या तकनीकी क्षेत्र। तो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन जो होता है वो प्राथमिक श्रेणी में आता है। एक्चुअली अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको तीन भागों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और उत्पादन की जो है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो जो कृषि है, पशुपालन है, उत्खनन है, जो प्रकृति से होते हैं, जिनको सीधा प्रकृति से लेन देन होता है, वो जो है सारे प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? 6, 9, 10 या 12। तो भारत में कुल 12 बंदरगाह हैं। कितने हैं? 12 बंदरगाह हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5वां चलते हैं। क्या कह रहा है कि पांड्य वंश की राजधानी कहां थी? पांड्य वंश की राजधानी मैसूर, कांचीपुरम, मदुरै या द्वार समुद्रम। तो पांड्यों की राजधानी मदुरई थी। क्या थी? मदुरई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी जी के राजनैतिक गुरु माने जाते थे? बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास, गोपाल कृष्ण गोखले या दादा भाई नौरोजी। तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? कथक, कथकली, ओडिसी या भरतनाट्यम। तो कथकली में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? कथकली में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जैन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जैन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है? एलोरा, खंडगिरी, कपिलास या सारनाथ। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जैन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो खंडगिरी जो है वो जैन की गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली कौन सी है? मतलब लुम्बिनी है, कुशीनगर है, राजगृह है या कपिल वस्तु है। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, जो इस समय नेपाल में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है रोम के किस रूप को और क्या कहा जाता है? रोम के सभी रूपों को और क्या कहा जाता है? मिडल वेयर, फर्म वेयर, शेयर वेयर या फ्री वेयर। तो रोम के सभी रूपों को फर्म बेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फर्म बेयर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे जी।
कह रहा है आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम लिखिए। कह रहा है कि आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम, सबसे बड़ा कौन है, फिर उससे छोटा कौन है, फिर उससे छोटा कौन है, फिर उससे छोटा कौन है, ये हमें लिखना है। तो सबसे बड़ा तो बृहस्पति है, फिर उससे छोटा शनि है, फिर उससे छोटा अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर उससे छोटा शनि, फिर उससे छोटा अरुण, फिर उससे छोटा वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल और फिर उसके बाद में बुध है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि अराकान योमा प्रसार उस हिमालय का है जो स्थित है। अराकान योमा प्रसार उस हिमालय का है जो स्थित है बलूचिस्तान में, म्यांमार में, नेपाल में या कश्मीर में। तो अराकान योमा जो है वो म्यांमार में स्थित हिमालय का एक अंग है, अराकान योमा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, बी, म्यांमार। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है। हुगली, भागीरथी, गोदावरी या कृष्णा नदी। तो भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तो सबसे बड़ा ज्वार नदमुख कौन बनाता है, अगर ऐसे प्रश्न आए तब भी हम क्या लगाएंगे, गोदावरी नदी। तो सबसे बड़ा ज्वार नदमुख कौन नदी बनाती है, गोदावरी नदी बनाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे। देखिएगा क्या कह रहा है कि किस अवधि में पूरा भारतवर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव में आ जाता है। किस अवधि में पूरा भारतवर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून मतलब यहां से निकलने, ये दक्षिण पश्चिम मानसून है किससे, अरब के सागर से निकलने वाली। जो उत्तर भारत में जो वर्षा होती है वो इसी मानसून से होती है। तो पूछा गया है 1 से लेके 10वीं जून तक, 10वीं से लेकर के 20वीं जून तक, या 20 जून से लेकर के 30वीं जून तक, या एक से लेकर के 21वीं से लेकर के 15वीं जुलाई तक। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 10 से लेकर के 20 जून के बीच में पूरा भारतवर्ष दक्षिण पश्चिमी मानसून की चपेट में आ जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 10 जून से लेकर के 20 जून के मध्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप से कौन सी मिट्टी फैली हुई है। लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, कछारी मिट्टी या कंछी या दलदली मिट्टी। देखिए कछारी मिट्टी मतलब जलोढ़, जो कछार मतलब जो पानी की कछार से आते हैं, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, और कच्ची मिट्टी मतलब दलदली मिट्टी को कहते हैं। तो भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी फैली हुई है, यह ध्यान देना है। तो सबसे ज्यादा मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी है, क्योंकि पानी जो है बाढ़ के द्वारा, नदियों के द्वारा ये पानी सबसे ज्यादा लाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा फैली हुई मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है 16 नंबर, सदाबहार बरसाती वन मुख्यतः कितनी सुवितरित वार्षिक वर्षा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। सदाबहार बरसाती वन कितने सुवितरित वार्षिक वर्षा मतलब कितनी सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में सदाबहार बरसाती वन पाए जाते हैं। तो 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर की वर्षा जहां पर होती है वहां पर हमेशा सदाबहार वन पाए जाते हैं। जैसे ये आपका देखिए जो दक्षिण पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है, यहां पर भी सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आपका पूर्वी भारत में भी सदाबहार वन पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि जलियांवाला बाग कांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। लॉर्ड कर्जन ने, जनरल डायर ने या लॉर्ड कॉर्नवालिस या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जलियांवाला बाग कांड में कौन था, जनरल डायर था। जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 18,
कह रहा है मलिंद पहो है एक संस्कृत नाटक है, संस्कृत नाटक है, जैन वृत्तांत है, पाली ग्रंथ है या फारसी महाकाव्य है। तो जो मलिंद पहो है वो आपका एक पाली ग्रंथ है। क्या है? एक पाली ग्रंथ है। अच्छा, इसमें जो है एक हिंद यूनानी शासक था मिनांडर, उसके द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा था और नागसेन जी द्वारा, ठीक है, बौद्धिस्ट द्वारा, नागसेन जी द्वारा उसका प्रत्युत्तर है। तो मिलिंद पन्हो में मिनांडर और नागसेन के वाद विवाद का पूरा एक संलग्न है आपका ये पद। तो ध्यान रखना है, दो इंपॉर्टेंट है कि मिलिंद पन्हो पाली ग्रंथ है और दूसरी चीज इसमें किसका वाद विवाद है, तो हिंद यूनानी शासक था, कौन था? मिनांडर, और बौद्धिस्ट, एक बौद्धिस्ट थे, वो नाम था नागसेन, उनके बीच में जो वाद विवाद होता है उसका संकलन इसमें हुआ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक में छठी द्विवर्षीय मौद्रिक नीति 2016-17 कब प्रस्तुत की गई? ये प्रश्न काल का रहता है क्वेश्चन, ठीक है। 2 जून 2017 और 1 फरवरी 2017, 8 फरवरी 2017 और 11 फरवरी 2017। तो इसका ऑप्शन नंबर वैसे सी सही होगा आपके लिए। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक की छठवीं द्विमासिक मौद्रिक नीति जो है 16-17 की, वो 8 फरवरी 2017 को दी गई है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये एक हिंदी का क्वेश्चन आता है, एक करंट है जो उस समय पेपर काल का रहता है और एक इसका रहता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गगनचुंबी में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या अव्ययी भाव? तो गगनचुंबी में आपका तत्पुरुष, गगन को चूमने वाला, तो तत्पुरुष समास है जहां पे कारक का लोप होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद कब बनी? उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद कब बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी 1850 में, 1857 में, 1858 में या 1863 में। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद कब स्थानांतरित हुई थी? 1858 में उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद क्या हो गई थी? हस्तांतरित हो गई थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस खेल का संबंध नॉकआउट से है? नॉकआउट किस खेल में इस वर्ड शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट या बॉक्सिंग में? तो बॉक्सिंग में नॉकआउट का प्रयोग किया जाता है। किसमें? बॉक्सिंग में नॉकआउट का। एक चाइना मैन बहुत कई बार पूछा जाता है जो क्रिकेट में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा कि राज्य विधानमंडल के अपर हाउस का सृजन या उन्मूलन करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित है? राज्य विधानमंडल के अपर हाउस, विधानमंडल के अपर हाउस का सृजन या उन्मूलन करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? राज्यपाल, संसद, उच्च न्यायालय या राज्य विधान मंडल? तो राज्य विधानमंडल के अपर हाउस का सृजन एवं उन्मूलन करने का अधिकार केवल संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आपात स्थिति है जिसकी उद्घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है? कौन सी? देखिएगा इसको थोड़ा सा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है? कौन सी? आंतरिक अशांति के कारण आंतरिक आपात स्थिति, बाह्य खतरे के कारण बाह्य आपात की स्थिति, राज्य की संवैधानिक भंगता के कारण उत्पन्न राजकीय आपात स्थिति या वित्तीय आपात स्थिति? तो अभी तक कौन सी नहीं की गई है? देखिए, आंतरिक आपात की घोषणा इंदिरा गांधी जी के काल में की गई और भारत पाकिस्तान के युद्ध के टाइम में भी बाह्य आपात की घोषणा भी की गई। कई बार राज्यों के संघ के निर्माण जो है, जब राज्य विधानमंडल टूटे हैं या जो है विधानमंडल, तब भी कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो ये तीनों तो हो चुका है। वित्तीय आपात की स्थिति कभी नहीं लगाई गई है। आज तक भारत में वित्तीय आपात नहीं लगाया गया, 0 बार लगा है, ये ध्यान रखना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से
किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? संपत्ति, अतिरिक्त कर की उपस्थिति, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी या भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण एक रिट जारी करता है, कौन? सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय जारी करता है, और उसमें होता है कि जब दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी होती है, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी में क्या करता है वो? दोषपूर्ण बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या देता है? आदेश देता है कि बंदी को हमारे सामने, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपके हर तरह के पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल, हर एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। फिर नए कंटेंट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।